हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये टॉपर की पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। अगर जो भी आपके डाउट होंगे टॉपर से रिलेटेड आपको पूछना होगा, आप कमेंट करते चलना। वही क्वेश्चन मैं पिच करता हूँ टॉपर से। मेरे साथ हैं दीपक सर, जिनकी 92 रैंक है। पांचवा अटेम्प्ट रहा है सर का इस बार का। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इंस्पायरिंग होने वाली है। 5 साल का जो अनुभव रहा है, किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं सर। दीपक सर, आपका स्वागत है मेरी तरफ से और हमारे व्यूअर की तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट जी, थैंक यू फॉर जी, आप अपने बारे में बताएं एक बार। मेरा नाम दीपक गोदारा है। मैंने 2024 में ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की है और होपफुली देखो सर्विस एलोकेशन क्या आती है। एंड ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इससे पहले मैंने 2021 में अपना इंटरव्यू दिया था। उसके बाद से बैक टू बैक मैं 2 बार प्री में फेल हो गया था। एंड दिस ईयर फॉर्चुनेटली भगवान की दया से मैं टॉप 100 में अपनी जगह बना पाया, तो उसके लिए भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज भाई ने मुझे बुलाया है अपने चैनल के थ्रू पॉडकास्ट के लिए, तो इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि कुछ जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं कुछ हेल्पफुल संदेश दे पाऊँ। जी, इन 5 अटेम्प्ट में प्री कितनी बार रुका था सर? मेरा इसमें 3 बार प्रीलिम्स रुका है। प्री। हाँ, 3 बार प्रीलिम्स ओके, रुका है। तो सर आपके थोड़े इनिशियल स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या आपने बहुत हाई क्वालिफाइड कुछ किया है या फिर जी। एवरेज रहे हैं? जी देखिए, हम आते हैं दिल्ली देहात से। यहाँ पर क्या है कि हमारा दिल्ली में गाँव है, तो यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है कि दिल्ली से देते हैं, तो हमारा गाँव है बिल्कुल प्रॉपर। और हम रूरल बैकग्राउंड रहे हैं। मेरे पिताजी जो हैं, वो हैंडीकैप्ड रहे हैं, विकलांग रहे हैं और वो अभी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो एज़ अ पहलवान फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और उसी के चलते मैं अपने गाँव में, अपने गाँव के आस-पास पहला बच्चा हूँ जिसने यूपीएससी को क्रैक किया है और टॉप 100 में जगह बनाई है। तो गाँव के आस-पास के लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके, तो ये है सर। ओके, आप ग्रेजुएशन किसमें हुआ है? मैंने ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से बीटेक में किया है। सर फाइनेंशियल कभी दिक्कत इस जर्नी में, क्योंकि 5 साल आपने जी। इसको दिया है। देखिए, ये थोड़ा-सा आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि सीधा हमारे हृदय को छूता है ये। तो फाइनेंशियल दिक्कत जी सर बिल्कुल रही है। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तो उस समय नहीं लगा था कि इतना समय लग जाएगा, इतना 4 से 5 साल लग जाते हैं। जी। हमें लगा था कि 1-2 साल में निकाल लेंगे। लेकिन जब आए तो फिर 2021 में जब इंटरव्यू दिया, तो लगा था कि इस बार तो बन ही जाएगी बात। उस साल कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था। शायद हो सकता है उस समय ज्ञान कम हो लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। और जब 2 बार बैक टू बैक प्रीलिम्स रुका, तो जी सर फाइनेंशियली दिक्कत बहुत रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओके, सर आपका 5वां अटेम्प्ट रहा और पिछले मेंस की अगर बात करूँ, आप जी। आई थिंक 3 प्री बोले कि आपका जी। क्लियर नहीं हुआ था और 2 इंटरव्यू तक पहुँचे। ये जी। दूसरा इंटरव्यू जी, था। दूसरा इंटरव्यू था। ठीक है। प्री को आप सर कैसे देखते हैं? क्योंकि फ़िल्टर वहीं पे बच्चे हो रहे हैं जो जी, डिज़र्विंग हैं, बिल्कुल। वो भी। प्री को कैसे देखते हैं आप? देखिए जितना मुझे लगता है कि फर्स्ट जो प्रीलिम्स होता है वो बच्चे ऐसे ही दे देते हैं। टेस्ट ट्रायल। बिना प्रिपरेशन के दे देते हैं या टेस्ट के रूप में दे दिया। तो मैं कहूँगा ये गलती बच्चों को नहीं करनी चाहिए। और आगे जो है 2023 में बहुत से बच्चों का सीसेट रुका था। उसमें एक मैं भी सीसेट में जो फेल हुआ था, क्योंकि मेरा जीएस का स्कोर ऑलमोस्ट 100 के अराउंड था। कट ऑफ से 25 के आस-पास नंबर ऊपर थे, लेकिन फॉर्च्यूनेटली सीसेट एक आध नंबर से मैं रुक गया था। तो मैं यही कहूँगा कि सीसेट को भी ईज़िली आप ना लें और उसको निरंतर उतना ही समय दें जितना आप जीएस को देते हो। जीएस में आप ये सुनिश्चित करें। अब हर टॉपर आपको ये बताएगा कि आप पीवाईक्यूज़ करिए। मुझे पता है ये बात, हर टॉपर बोलेगा ये बात। लेकिन पीवाईक्यूज़ को कैसे करना है, वो आपको देखना है कि पीवाईक्यूज़ आपको हर साल के टिप्स पर होने चाहिए। मतलब आपको उसकी थीम्स का पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट उस साल सही थी, तो अब भी इसकी संभावना ज़्यादा है सही होने की। अब इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से अगर आप पीवाईक्यूज़ को करते हैं, उनकी गहराई में जाके करते हैं, आपको ये पता है कि ये किस साल आया हुआ पेपर है, वो पीवाईक्यू करना होता है। ये पीवाईक्यू करना नहीं होता है कि आपने उसको पेपर को बैठ के लगा लिया। आप दिन के बेशक 10 से 20 सवाल करिए, लेकिन उनको डेप्थ में जाके करिए। कितने साल के लगभग? आपको थीम पता चल देखिए, जाएगी? आप लगभग 10 साल के पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं और इन एडिशन आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, 10 साल जैसे में दो आपको थीम पता चल 10 जाएगी साल में लगभग। आपका जैसे काम हो जाएगा, लेकिन आप 2011 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपके दोस्त हिंदी मीडियम से रहे जी। हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से ही रहे हैं? देखिए मैं 4 से 5 साल मैंने मुखर्जी नगर में रह के ही तैयारी की है, तो मेरे लगभग सारे दोस्त जो हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं
और अभी भी जो सिलेक्शन हुआ है जो है तो मेरे हिंदी मीडियम के ही दोस्त मोस्टली हैं। भरत जयप्रकाश मीणा जिनकी 2022 में 85 रैंक आई थी, या फिर आप प्रिंस कुमार को देख लो, या दिव्या मैम जो थी उनकी 105 आई थी, प्रहलाद नारायण शर्मा। तो ये मोस्टली मेरे हिंदी के ही दोस्त हैं जो सिलेक्शन है, और इन्हीं से मुझे मोटिवेशन भी काफी मिला था। तो जी बिल्कुल, हिंदी वालों से मेरा मोटिवेशन भी मिलता रहा है, और मुझे अपनी, क्योंकि मेरा संस्कृत लिटरेचर रहा है, तो मुझे उसको हेल्पफुल भी रहा है कि हिंदी लिटरेचर के आंसर कैसे लिखते हैं, वैसा ही लगभग कहीं ना कहीं संस्कृत का भी आंसर होता है। आपके सर सोर्स पे आते हैं कि आपके सोर्स क्या रहे जी हैं, वैल्यू एडिशन आपने मैगजीन्स वगैरह क्या रहे हैं? जी जीएस वाइज बताइएगा, जीएस 1 जी से लेके जी जी बिल्कुल। कंप्लीट। देखिए GS1 में अगर आप देखें तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपको मेंस की स्पेसिफिकली बात करें तो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ये हिस्ट्री के 3 जो ये बहुत ही जनरल लिखा हुआ है। लेकिन आप ये उठा के देखेंगे, जैसे इस साल पल्लव लिटरेचर के बारे में आया था, पल्लव साहित्य के बारे में आया था। तो ऐसे ही कम से कम 15 से 20 जो है ना वंश हैं, जिनके साहित्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, मुझे लगता है कि आपको जो 2-3 घंटे पेपर से पहले मिलते हैं, वो आप उस वहाँ से इज़िली कर सको। वो सोर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मटेरियल भी हो सकता है। ज्योग्राफी के लिए तो मैं कहूँगा आपको कि सिर्फ 11th की एनसीईआरटी हुँ, और पिछले पीवाईक्यूज बहुत सफिशिएंट है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो। एनसीईआरटी दोनों मीडियम में आती है, हुँ। तो आप वो करिए। और जीएस 1 में सर एक बार बता दें कि अ, जैसे ज्योग्राफी का आपने बता दिया। ज्योग्राफी के लिए आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी की विश्व भूगोल हुँ, या भारतीय भूगोल के बारे में अगर वो जो किताबें आती हैं वो पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। इंडियन और सोसाइटी। इंडियन, देखिए सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है कि हुँ, उसके लिए आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। कोई भी किताब नहीं मिलेगी कि यहाँ से सोसाइटी के सवाल समझ में आने लग हुँ, जाएँगे। क्योंकि सोसाइटी के सवाल थोड़े से घुमा-फिरा के आते हैं यूपीएससी हुँ, में। वो उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है, आप पीवाईक्यूज़ खोलिए और उनको एक्सप्लोर करिए। सिलेबस वाइज़ उनको ढूँढिए। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप पहले। एनसीईआरटी सोसाइटी की भी आती है, हुँ। सामाजिक समाज जीवन टर्मिनोलॉजी विज्ञान। पता चल जाएँगी उससे। वहाँ से टर्मिनोलॉजी पता लग जाएगी। हुँ, लेकिन सोसाइटी की एज़ सच किसी किताब के पीछे मत भागिए, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आपको थोड़ा-सा एनालिटिकल हुँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस समाज से आते हैं उसके बारे में एक जनरल नॉलेज होना भी कोई गलत बात नहीं है। जी, बिल्कुल। तो वहाँ से अगर आप जानते हो और उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर लेते हो, जैसे कीवर्ड है, आप कीवर्ड बुक्स से, हुँ, कोचिंग मटेरियल से हुँ, या फिर अखबार से आप उठा सकते हैं। हुँ, जैसे संस्कृताइजेशन है, 2-3 कीवर्ड जो ऐसे-ऐसे होते हैं, डिसंस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट, या फिर हम जो बुक्स हैं जो हुँ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ऐसी-ऐसी किताबें अगर पढ़ते हैं तो या कोई कोटेशन बेस्ड हो, ऐसे सवाल हो तो हमें हेल्पफुल मिल जाते हैं। ओके, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर। जी, देखिए पॉलिटी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र है लक्ष्मीकांत, हुँ, जो कि सबके लिए है। लेकिन मेंस में जैसे ही लक्ष्मीकांत आती है, तो आजकल एनालिटिकल मेंस इतना हो गया है कि आपको थोड़ा इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। हुँ, तो उसके लिए आप स्टैटिक के साथ-साथ करंट अफेयर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अखबार में आप डेली न्यूज़ को स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़िए। कोई आ रहा है जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आ रहा है, तो वहाँ पर आप अनुच्छेद डालिए कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 171 में ये बात कहीं न कहीं उल्लेख है, और उसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन का एक जो विधायी जो कमीशन है हुँ, उसका उल्लेख है। तो इस हिसाब से एक इंटीग्रेटेड आपको तैयारी करने की आवश्यकता है पॉलिटी में। ओके। आईआर के लिए आपने क्या बताया? देखिए आईआर के लिए भी मैं फिर से वही कहूँगा कि ऐसा कोई किताब नहीं आती है। करंट अफेयर में आपको करना पड़ेगा, किसी भी कोचिंग मटेरियल से आप उठा के इनफ। और आप उसको पढ़ लीजिए। आप देखो जैसे कोई सवाल आता है, हुँ, आईआर में उसके 6 से 7 डायमेंशन बनते हैं। जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो कल्चरल, सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी आ सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी आ सकती है, हुँ, या फिर आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी आती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और कल्चर टू कल्चर टाइज। तो ये सांस्कृतिक जो हम कहते हैं, तो हुँ, ये 5 से 6 आयाम बनते हैं। तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि यूपीएससी किसी एक आयाम को पकड़ के सवाल पूछ लेती है। तो इसमें क्या करिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसके सिलेबस को इस हिसाब से उठा लीजिए, एक पेज में इस हिसाब से बना लीजिए कि इंडिया, भूटान या कोई भी कंट्री का आए, तो उससे बाहर कीवर्ड ना जाए। हुँ। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी आईआर में, क्योंकि आजकल आईआर के थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दीपक सर का ये 5वाँ अटेम्प्ट था जी, और बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, जी, देख चुके हैं, वो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। आज जी, अगर पहला अटेम्प्ट होता जी, या जो आपको देख रहा है, जी, जी, उसका पहला अटेम्प्ट अगर है, बिल्कुल। इनिशियल स्टेप बताइए कि आप यूपीएससी के सिलेबस को लेके जी। कैसे उतरते फील्ड में?
यदि कोई बच्चा अगर जिसका पहला अटेम्प्ट वो ये वीडियो देख रहा है, तो मैं मतलब अगर मैं अपने 5 साल पहले वाले दीपक से मिलता, तो मैं उसको ये बताता कि सबसे पहले आप किताब मत पढ़िए, न्यूज़पेपर मत पढ़िए, पहले आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़िए। और सिलेबस पढ़ने से मेरा मतलब है कि आपको सिलेबस थोड़ा होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पर बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि आज की डेट में आप देखोगे कि फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। कोचिंग सेंटर्स इतनी मटेरियल अपना निकाल के रखते हैं। देखो जिसमें से यूज़फुल सिर्फ इतना होता है। और टॉपर्स में और नॉर्मल एस्पिरेंट्स में यही फ़र्क है कि टॉपर्स को ये पता है कि कितनी बड़ी बुक को कम टाइम में कैसे पूरा करना है। तो मैं अगर पुराने दीपक को बोलता कि सारी प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट करना, पहले सिलेबस देखो, पहले पीवाईक्यूज़ देखो और फिर जाके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। और स्ट्रेटजी में क्या होता है आपके? स्ट्रैटेजी में जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता आपको, ये बताता कि सिलेबस की समझ होने के बाद, एक बार मोटा-मोटा पीवाईक्यूज़ का आइडिया होने के बाद, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, किसी कोचिंग मटेरियल के पीछे मत भागिए। क्योंकि जो आपको स्टैंडर्ड बुक सिखा देगी, आप चाहे आज से 20 साल पहले के आईएएस रहे, जो भी रहे हैं, हमारे सर रहे हैं, उन्होंने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के निकाला है और मेरा मानना है कि आज से जो 20 साल बाद जो आने वाले हैं, कहीं न कहीं वो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के ही निकालने वाले हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? एनसीईआरटी बेसिकली जब मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करता हूँ, तो उसमें एनसीईआरटी निहित होती है कहीं न कहीं। हाँ, वो तो एनसीईआरटी का क्या है कि एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ के आते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगता नहीं है इतना। ठीक है, एक हाँ जी। कॉमन डाउट जी, जी। एज़ फ्रेंड की तरफ से मैं आपसे पूछता जी, हूँ, पूछिए। स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी हाँ। इन दोनों को पढ़ूँ या फिर किसी कोचिंग का मैं नोट्स उठा लूँ, जहाँ की वो उनके एक्सपर्ट टीम होती है, वो जी। पीवाईक्यू भी उसमें डालती है, जी, जी। एनसीईआरटी भी डालते हैं, स्टैंडर्ड बुक को भी ध्यान में रख के बनाते हैं। जी। नोट्स तो काफ़ी मोटा हो जाता है, जी, बड़ा हो बिल्कुल। जाता है। उनको ये लगता है कि इन सबको हटा के किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लेते हैं। जी। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा जाके नोट्स उठाना स्टार्ट कर दिए। जी। उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी का जो एक फाउंडेशन इस तरीके से बनाया गया है कि आपके एक धीरे-धीरे माइंड डेवलपमेंट होता है। अब एकदम से नोट्स किसी को नहीं समझ बिल्कुल में सही आएगा। कह रहे हैं। शुरुआत में एग्ज़ैक्ट अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो आपके दिमाग में जाके कुछ नोट्स बनेंगे। एक आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार होगा कि हाँ यार, ऐसा कुछ होता है। सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर बन जाएँगे। फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो जो नींव रखी गई है एनसीईआरटी के माध्यम से, वो धीरे-धीरे डब्बों में भरी जाएगी। और आप सीधा उसको उठा लेंगे, तो नींव है नहीं। आप उसको पढ़ने लग जाएँगे और आप कोचिंग भी लेने जा रहे हैं, तो ऐसे मत करिए कि आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक बिना पढ़ा जा रहे हैं। क्योंकि आपको टीचर सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, ये आप जज ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आइडिया की सही गलत क्या है। और बहुत ही बच्चे इस ट्रैप में फँस जाते हैं, जो कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग एज़ सच नहीं ली है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर मैंने लगाई है, लेकिन इस ट्रैप से मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे ठीक गाइड किया इस मामले में। मेरा जो कोई इश्यू रहा वो फाउंडेशन वगैरह कहीं से नहीं? नहीं, नहीं, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया मैंने। मेरा थोड़ा-सा इश्यू रहा है, तो प्रीलिम्स का रहा है और मेंस में मुझे आज तक कभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा दिक्कत आई है। तो प्रीलिम्स में थोड़ा-सा समस्या रही है बस। अभी प्रीलिम्स 25 में होने वाला है, जी, 1 जी। महीने जी, लगभग रह बिल्कुल। गए, कम ही होगा। जी। तो सर, अगर 1 महीने का ये ड्यूरेशन देखें, जी, बिल्कुल। क्या करते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने के कारण मैंने क्या किया, 2021 में जब मेरा रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि यार दुनिया ही खत्म हो गई है। और वो मैंने फिर सोचा कि यार ऐसा मतलब, और वो उस समय होता भी है, समझ में नहीं आती चीज़ें। लोगों ने समझाया भी, लेकिन क्या है कि उस समय दिमाग जो है वो रेडी नहीं होता समझने को। मात्र 5 दिन मिले थे। तो वो डर के कारण मेरा 2-3 नंबर से प्री रह गया था। तो कॉन्फिडेंस के आपके 10-12 नंबर होते हैं जाते टाइम। 10-12 नंबर आपके कॉन्फिडेंस के हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अभी घबराने से तो नंबर बढ़ेंगे नहीं आपके। आपने जो 1 डेढ़ साल मेहनत की है, उसपे थोड़ा भरोसा रखिए रिवीजन और और प्रैक्टिस। ज़्यादा अभी नए मटेरियल की तरफ मत भागिए, नए कोचिंग टेस्ट की तरफ मत भागिए। आपने जो किया है उसपे थोड़ा भरोसा रखिए यार और पीवाईक्यूज़ करिए अच्छे से, जितने बार करेंगे उतना कम है पीवाईक्यूज़। 4 से 5 पेपर लगाना 1 महीने में सफिशिएंट है और स्टैंडर्ड बुक्स को मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आजकल आप देखोगे स्टैंडर्ड बुक से ही सवाल मेंस में भी आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, तो वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी। सब्जेक्ट के रोटेशन कैसे करते थे आप? जैसे 1 दिन जी, में जी। सिर्फ 1 पढ़ना, जी। ये लास्ट अटेम्प्ट में किया आपने या फिर पहले भी यही करते थे कि ये सब्जेक्ट रोटेशन की बात? देखिए, पहले मैं क्या करता था कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता था पूरा दिन ओके। पिछले अटेम्प्ट में। लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मैं यूजुअली एक सब्जेक्ट को जैसे जो 2 सब्जेक्ट लेके चलता था। एक हेवी सब्जेक्ट, एक लो सब्जेक्ट। जैसे कॉम्बिनेशन बताइए? जैसे कॉम्बिनेशन अगर लेके, तो जैसे हिस्ट्री थोड़ी-सी मेरी कमज़ोर थी। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं हिस्ट्री पर कमांड नहीं बना लेता, तो डर नहीं खत्म होएगा। क्योंकि डर अपने आप में 4 से 5 नंबर आपको आते हुए सवाल गलत करके आ जाओगे। गोला गलत भर दोगे, आते हुए सवाल कोई घबरा जाओगे, स्टेटमेंट गलत कराओगे। तो हेवी मॉर्निंग में
देखिए अपना दिमाग खाली होता है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं होती है। तो मॉर्निंग में मैं हिस्ट्री को पढ़ता था, और जैसे शाम को जो जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी मुझे कहीं ना कहीं लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है अच्छे से, तो शाम को मैं पॉलिटी देख लेता था, जो भी वीक पार्ट है सिर्फ उनको। तो इस तरीके से एक दो घंटा आप ऐसे टॉपिक्स को जरूर दीजिए जो कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, जिनकी जो एक दिन में नहीं हो सकते, जैसे प्लेसेस इन न्यूज, वो एक दिन में नहीं कर सकते आप। संविधान के आर्टिकल रटना एक दिन में नहीं कर सकते आप। अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, वो एक दिन में नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको डेली आधा आधा पौना पौना घंटा, एक एक घंटा दीजिए। उससे क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा रेडी रहेगा। ऐसे ही सी सेट भी आधा पौना घंटा देने में कोई ज्यादा बुराई नहीं है। एक साथ आप सी सेट को एक महीना देंगे तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। ये आप करिए कि थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, क्योंकि शुरुआत के एक महीने में आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे महीना एंड होते आएगा ना, आपको लगेगा सारा रिजल्ट कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी नए बच्चों। ओके सर, कोई जो अगर कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए, जी जी आप कोचिंग देख रहे हैं कितनी हैवी भी फीस भी है, जी जी बिल्कुल। गांव से बच्चे आते हैं, जी बिल्कुल बैकग्राउंड आते हैं। बहुत कमजोर होता है, तो अगर जो अफोर्ड ना कर पाए वो फ्री में चाहता है करना, सेल्फ स्टडी करना जी चाहता है, बिल्कुल। क्या कुछ फ्री स्टडी मटेरियल आप बताना चाहेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल बताना चाहेंगे, कुछ कम्युनिटी फोरम जो आपने कुछ जी यूज जी किया हो या फिर बिल्कुल आप बिल्कुल जानते बिल्कुल। हो? देखिए मैंने भी खुद से किसी कोचिंग से कोई फाउंडेशन नहीं किया है, कोई ऐसा कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट की नहीं की है जीएस के लिए। हाउएवर ऑप्शनल के लिए मैंने थोड़ा बेसिक ग्रामर सीखने के लिए एक जगह ट्यूशन लगाया था, तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिला था, लेकिन वो ये नहीं था कि वो यूपीएससी के सिलेबस के ओरिएंटेड था। तो मैं कहूंगा जो नए बच्चे हैं जिनको जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देखिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद मन बनाइए आपके आपको क्या करना है आगे। और आज की डेट में तो यूट्यूब पे क्या अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में अगर आपकी इच्छा है, आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, आप टॉपिक को सर्च करिए। सर्च तो करो एक बार। चैट जीपीटी है, फ्री है बिल्कुल। आप उसको बोलिए कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे अच्छी भाषा में समझाइए। आप उसको दोबारा बोलोगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसी भाषा में समझाएगा जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को आ सकती है समझ में। तो मैं कहूंगा कि चैट जीपीटी का प्रयोग करिए, और गूगल पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आज की डेट में देखिए एक बच्चे लगाते हैं मोस्टली कोचिंग टेस्ट सीरीज के लिए। आप मार्केट में आकर देखो एक बार, इतने सारे टेस्ट हैं, हर टेस्ट आपको लगभग फ्री में मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए खासकर आप ज्वाइन मत करिए, मैं कहूंगा आपको। आप पहले एनसीईआरटी अच्छे से करिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, और यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, वहां आप सर्च तो करिए कि सर मुझे पॉलिटी में फेडरल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे कोई ना कोई अच्छा जो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो फिर अंत में एट द एंड देखो टीचर बनते हैं और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं फ्री में। तो आप उनके यूटिलाइजेशन, उनके विजडम का यूटिलाइज करिए। तो मेरा ये उन बच्चों को कहना है। मेरा अगला क्वेश्चन ये कि जो न्यूबी है वो इस बात से भी डरता है जी। कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड एस्पिरेंट है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर है, अगेन वो अपीयर होते हैं अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए, जी। तो उनसे उनका सामना होने वाला होता जी। है। इस बात से भी वो डरते हैं। ठीक है। क्या कहना चाहिए उनके डर के लिए? देखिए जेन्युइन डर है? नहीं ये बिल्कुल इनजेन्युइन डर है, बिल्कुल भी हाँ। डर जेन्युइन डर नहीं है। उनका अगर आपको एडवांटेज है तो सिर्फ प्रीलिम्स तक है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है कि नए बच्चों को थोड़ी-सी घबराहट हो सकती है। आप अगर डेली पढ़ने वाले हैं, देखो ये आपको बता दूँ जो पुराने बच्चे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके साथ तो आप कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। उसका कारण ये देखिए क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो कहीं न कहीं सर्विस में होगा। उसके पास समय नहीं होगा इतना जितना आप पढ़ रहे हैं। जो एक फ्रेशर बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास इतना समय नहीं होगा जितना फ्रेशर के पास है। तो फ्रेशर बच्चे ज़्यादा आगे निकलते हैं। मेरा उल्टा ये मानना है। अभी जो एक कई बच्चे हैं जिन्होंने जो कहीं भी सिलेक्टेड नहीं है, रैंक 1 को ही देख लो। शी वाज़ नॉट सिलेक्टेड एनीवेयर। इंटरव्यू तक फेज़ नहीं हुई है मैम अभी तक, लेकिन रैंक उनकी देखोगे फर्स्ट है। तो मैम अगर वो डरती कि नहीं यार ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर वो इस डर से अपना अटेम्प्ट छोड़ती तो मुझे नहीं लगता वो रैंक फर्स्ट आ पाती। तो जो नए बच्चे हैं उनको तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके पास उनसे ज़्यादा समय है पढ़ने का। और मुझे लगता है कि सारा गेम हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का है। तो आप हार्ड वर्क अच्छे से करिए, तो ये डरने की बात नहीं है, तो एडवांटेज है आपके पास बल्कि। ओके, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जी। जो मैं क्वेश्चन ना पूछ पाऊंगा और जो आप कहना चाह रहे हो, अब तक का जो मलाल बैठा हो मन में कि यार सिलेक्शन के बाद ये चीजें मैं कहूंगा, जी। फाइनल अपने मन की बात बोल दीजिए आज। देखिए जब रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत सारे मलाल थे कि यार ये कहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट एकदम से आता है, तो उसमें आदमी थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। पहले क्या है कि थोड़ा हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी मैं जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी जो तैयारी है उस पे भरोसा रखिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी इस तैयारी में आपके साथ हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको लो टाइम में आपको साथ देते हैं।
और मैं कहूँगा जो ज़्यादा आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी से बचिए। और मैं ये कहूँगा कि कोई शॉर्टकट मत लीजिए, हार्ड वर्क में भरोसा करिए। ये मत सोचिए कि मैं इस टॉपर से बात पूछ के निकल सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाले, सेकंड में कैसे निकाले। नहीं, थोड़ा जर्नी में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। कल को आप एक डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है आपको, तो शॉर्टकट कहाँ से देखिए। कल को आप डिस्ट्रिक्ट में भी बोलेंगे नहीं सर मुझे थोड़ा-सा जल्दी में ये बना दीजिए सेक्रेटरी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं नए बच्चों को ये कहूँगा कि थोड़ा-सा टूट के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए और भरोसा रखिए खुद पे थोड़ा। आप ये वाइब्स फ़ील कर रहे होंगे एक एस्पिरेंट से जब ऑफ़िसर बन रहे हैं और उसके बीच में जो जर्नी सर ने देखी है, ये वो एक्सपीरियंस आप तक शेयर हो रहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ, साथ ही सर को भी इससे दें, जहाँ पे सर की पोस्टिंग हो, काफ़ी शानदार जी, अपना परफ़ॉर्मेंस दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक आपने यू, काफ़ी थैंक यू। अच्छे जी, वैल्यूएबल टाइम दिया और शेयर किया कंटेंट अपना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगले जो टॉपर से मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट कर दे तो आप वो क्वेश्चन कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।